गुड मॉर्निंग स्वप्निल। स्वप्निल बेटा आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? लेफ्ट कर दिया। ओके, तो नाउ स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके। सो स्वप्निल बेटा आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया था? स्वप्निल Yes, sir. बेटा टेस्ट क्यों नहीं दिया आपने, क्लास टेस्ट? सर नेटवर्क नहीं था उस टाइम। ओके, चलिए बेटा आगे से कोई टेस्ट जो हो रहे हैं उनको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपके मार्क्स जाएंगे वो इन्हीं के बेसिस पे जाएंगे। ओके, सो लेट्स रिवाइज। यस। सर सर मैंने अब बीएसएनएल का गीगा फाइबर लगवा लिया है, अब स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, ओके ओके। सो लेट्स रिवाइज। In the last class, we have discussed the zeroth law of thermodynamics. Okay, in the thermodynamics, we have certain laws like zeroth law, first law, second law, and third law. We have discussed the zeroth law of thermodynamics. Remember that each law give you a property. जो हर लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, हर लॉ से कोई ना कोई प्रॉपर्टी निकल के आएगी। ठीक है, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। लाइक इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस फ्रॉम द जीरोथ लॉ we got a property which is called temperature. So before the zeroth law of thermodynamics we don't have temperature. तो कभी भी हम किसी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताते थे तो ऐसे बताते थे कि ये बहुत ज्यादा हॉट है, उससे भी ज्यादा हॉट है, रेड हॉट है, चिल्ड है ना, कूल है, फ्रीजिंग है। इस तरीके से हम डिफाइन करते थे कि किसी बॉडी का टेम्परेचर। सो आफ्टर द जीरोथ लॉ वी हैव अ प्रॉपर्टी विच इज नोन एज टेम्परेचर, एंड वी कैन डिफाइन अ बॉडीज टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो जीरोथ लॉ का जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है वो जीरोथ लॉ से निकल के आया है, और उसका मेजरमेंट भी जीरोथ लॉ से ही पॉसिबल हो पाया है। ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जीरोथ लॉ। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आने के 50 साल बाद करीबन करीबन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था। बट ये ऑब्जर्व किया गया ये तो मोस्ट बेसिक लॉ है, क्योंकि विदाउट टेम्परेचर आप कैसे हीट और इसकी बात कर सकते हैं, एनर्जी कन्वर्जन की। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक लॉ, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, फर्स्ट और सेकंड लॉ से भी आगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज क्लियर? यहां तक क्लियर था बेटा? यहां तक क्लियर था? टाइप कर सकते यस हो चैट सर। पे। यस सर। यस सर। So let's revise again. According to the zeroth law of thermodynamics, if two bodies, body B and C, किस किस की बात हो रही है? दो बॉडीज की, बॉडी B और C are in thermal equilibrium with third body. Third body कौन सी है? ये वाली third body है. So this is first body, this is second body, and this is third body. If two bodies are in thermal equilibrium with third body, then these two bodies are also in thermal equilibrium with each other. चाहे ये इनमें आपस में कोई कांटेक्ट है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट किया जाए, है ना, दो बॉडीज का आपस में कांटेक्ट किया जाए तो हीट ट्रांसफर होगी। अगर मान लीजिए वहां पर अगर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और तब तक होती रहेगी जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच ना जाए। तो जब कोई दो बॉडियों के बीच में हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाता है तब हम कहते हैं कि ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, so if two bodies are in thermal equilibrium it means the temperature of these two bodies are same. Similarly, if these two bodies are in thermal equilibrium it means the temperature of these two bodies are same. It means these two bodies also have the same temperature reading. Okay, so these A body and B body is in physical contact, and there is no heat transfer between these two bodies. And these two bodies are also in physical contact, and there is no heat transfer between A and C. But body B and C are not even in physical contact, but they have same temperature reading. So we can say these are in thermal equilibrium. Okay. So in the class we have last class we have also represent this statement like this. Body B is in thermal equilibrium with body A, and body C is in thermal equilibrium with body A. So according to the zeroth law of thermodynamics, body B and C are also in thermal equilibrium, because if two bodies are in thermal equilibrium it means there is a property which has the same value. So
the property of the property of B and property of A have the same value. Similarly, the property of C and A has same value. It means the property which we are talking about have the same value for B and C, and this property is nothing but temperature. Okay, Temperature. so when we are saying two bodies are in thermal equilibrium, it means they have the same temperature reading. So then we again restate our zeroth law of thermodynamics and say if two bodies have if two bodies are in thermal equilibrium, they have the same temperature rating. Okay, and इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं. ओके, जीरोथ लॉ में कोई दिक्कत है बेटा? किसी को वो जीरोथ लॉ समझ में नहीं आया हो? सर. क्लियर, सबको क्लियर है? ओके, यस सर. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमने देखा था कि टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि जीरोथ लॉ से टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है जो निकल के आई और उसका मेजरमेंट किस तरीके से हुआ. ठीक है, अब ये तो हमको पता है कि जीरोथ लॉ से थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर निकल के आया और उसका मेजरमेंट भी यहीं से पॉसिबल हुआ. जब टेम्परेचर प्रॉपर्टी हमको पता चली तो उसी के बाद तो उसका मेजरमेंट हुआ, उसी के बाद हमने टेम्परेचर मेजर करना शुरू किया. तो बेटा ये टेम्परेचर स्केल होता है ये आर्बिट्री होता है. कैसे होता है? आर्बिट्री. मतलब आर्बिट्री, आपने रैंडमली चूज कर लिया कोई नंबर और उसको कोई सर्टेन वैल्यू दे दी जिसने देनी थी. जैसे हमारे पास कौन कौन से स्केल्स हैं, आप कौन कौन से टेम्परेचर स्केल्स जानते हैं? बताइए एग्जांपल. आप डिग्री सेंटीग्रेड जानते हैं? फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, केल्विन. फ़ारेनहाइट जानते हैं, केल्विन जानते हैं. ओके, वेरी गुड. सो अब जैसे सेल्सियस स्केल था, ठीक है, तो सेल्सियस स्केल में रैंडमली ले लिया कि जीरो डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होगा वो बर्फ का होगा, यानी कि आइस का होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इसी तरीके से रैंडमली ले लिया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वो किसका होगा? बॉइलिंग वाटर का होगा. और उन्हीं टेम्परेचर के बेसिस पे हमने बाकी के टेम्परेचर्स को उनको मेजर किया कि इससे ज्यादा जब जा रहा है तो कैसे वेरी कर रहा है और जब इससे कम है तो कैसे वेरी कर रहा है. ठीक है, सो दीज टेम्परेचर्स आर रैंडमली taken. Okay, so then we are talking about the measurement of temperature. So some properties varies with temperature. तो जैसे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी वैल्यू चेंज होगी, या फिर घटेगा तो वैसे वैसे चेंज होगी इन अ फिक्स पैटर्न. एक फिक्स पैटर्न है, उस पे ही वो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर में आपके पास गैस है, जब आप उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करते हैं देन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज. ओके, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज. सो with the temperature its volume is increasing. So this is the dependent on temperature and vary with temperature, and such type of properties are known as thermometric property. So thermometric properties are those property which varies with the temperature, and with the help of those property we are able to measure the temperature. Clear? कोई डाउट बेटा इसमें? यस सर. जैसे आपने ये भी जानते हैं कि किसी बॉडी को अगर हीट करते हैं तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है. ओके, थर्मल एक्सपेंशन मींस अगर आप किसी लोहे की रॉड को गर्म करेंगे तो वो क्या होगी, उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी. आपने एक और एग्जांपल देखा होगा कि जो ट्रेन की पटरियां रहती हैं उनमें क्या रहता है, बीच बीच में गैप रहता है. देखिए आपने रेलवे ट्रैक देखा है सबने? यस सर. उसमें कोई सर्टेन डिस्टेंस के बाद कुछ गैप दे देते हैं. क्यों देते हैं? क्योंकि जब समर चल रहा होता है तो वो क्या होता है, हीट की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंड करती है, और जब ठंड रहती है तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करती है. तो इसकी वजह से क्या, वो किसकी वजह से हो रहा है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन की वजह से. ओके, सो इट मींस द थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. और सेम फिनोमिना हम किसके लिए लेते हैं अपने जो हमारा थर्मोमीटर, जो आपने डॉक्टर्स के पास देखा होगा, ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर बोलते हैं जिसको, उसके लिए उसमें क्या होता है, उसमें मेटल भरा होता है. कौन सा मेटल? कौन सा? मरकरी. मरकरी इज अ मेटल, इट इज अ एक्सेप्शन, है ना. इट इज अ लिक्विड मेटल, तो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट होता है सारी की सारी प्रॉपर्टी मेटल की होती है. डेंसिटी आप देखेंगे तो वाटर से 13.6 टाइम्स इज हायर देन वाटर. ओके, सो this thermal expansion we will take to measure the temperature. So that length
जो लेंथ इंक्रीज करेगी वो हमारी क्या है, मेजर, वो उसी को मेजर करके हम बताएंगे कि कितना हमारा टेम्परेचर राइज किया है कि नहीं किया है। तो जब हम अपनी बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं उसको, अगर हम फीवर फील कर रहे हैं या हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई है, तो वहां पर थर्मल एक्सपेंशन होता है और उसकी लेंथ इंक्रीज करती है, और उस लेंथ को हम पहले से ही कैलिब्रेटेड रखते हैं, उसमें मार्किंग रहती है जो हमारा ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर है, जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। So this is the example of constant pressure thermometer. Okay, constant pressure thermometer. So in this tube, the pressure of the gas will remain constant. So when we apply the heat to this gas, the volume of this gas is increased. Okay, and with the help of that, we find out the change in the volume, and according that we can predict the temperature. So कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, उसके वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, उसके हिसाब से कितना टेम्परेचर चेंज हुआ हुआ। जैसे मान लीजिए हमको पता है, हमने उसका एक बार 0 डिग्री में वॉल्यूम ले लिया और एक बार 100 डिग्री में वॉल्यूम ले लिया, तो दो बॉइलिंग वाटर और आइस के लिए तो हमको टेम्परेचर फिक्स कर दिया हमने ना, हमने रैंडमली लिए थे, हमने फिक्स कर दिया उनको। तो हमने एक बार 0 डिग्री पे उसका वॉल्यूम देख लिया, एक बार 100 डिग्री पे वॉल्यूम देख लिया, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, और एक हमने इक्वेशन कुछ कांस्टेंट्स के साथ बना ली। अब एक किसी अननोन टेम्परेचर के साथ आप उसको लेके जाएंगे और उसका वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। ओके, इसी तरीके से हमने देखा था बाकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर होते हैं उनमें, जैसे कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम थर्मोमीटर होगा तो उसमें प्रेशर होगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर है तो उसमें वॉल्यूम होगा, अगर मरकरी है तो उसमें लेंथ होगा, जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वाला है तो उसमें रजिस्टर आर होगा, थर्मोकपल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ होगा, और ठीक है, पाइरोमीटर में रेडिएशन होगी। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर ये चार्ट बता दीजिएगा दोबारा सर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे, प्रेशर कैसे है? अच्छा देखो, अगर यहाँ पर वेरी क्या कर रहा है, आपने क्या रखा है, कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर कोई ये तो फिक्स है, ये तो ऊपर को जाएगा, यहाँ पर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर देगा इसमें, यहाँ पर है ना, फ्री टू मूव है ऊपर को। तो यहाँ पर अगर इसको हीट अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, ये इसका प्रेशर राइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्या करने की करेगा, तो प्रेशर अगर हम कांस्टेंट रखें तो क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो जितना चेंज इन वॉल्यूम है, चलिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको और अच्छा, मान लीजिए आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी होगी फिजिक्स में अपनी, R इक्वल्स टू R नॉट A प्लस B, पढ़ने में आ रहा है ये इक्वेशन? yes, है ना? आपको बता दिया। हाँ बेटा, यस यस सर, आ रहा है पढ़ने में। ये इक्वेशन देखी है आपने पहले कभी, है ना? तो ये क्या है, रेजिस्टेंस, और ये किसी रेफरेंस, मान लीजिए 0 डिग्री पर ये रेजिस्टेंस था उसका, तो ए और बी और एक टेम्परेचर इसका यहाँ पर हमको कांस्टेंट मिल गए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन और लिखेंगे, R इक्वल्स टू R100 A प्लस B T। अब जब यहाँ पर T रख रहे हैं तो T यहाँ पर क्या है, 100, और यहाँ पर क्या है, 0, तो आपको A और B की कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। यस सर, क्लियर? तो A और B की आपको वैल्यू पता चल गई। अभी मान लीजिए कोई अननोन टेम्परेचर है, ठीक है, कोई अननोन टेम्परेचर है, तो वहां पर आपको, आप उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे, आपके पास A और B की वैल्यू है, ठीक है, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो एक बात तो ये समझिए कि अभी ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, ये वाला जो पोर्शन है आपके, उसमें ये नहीं है कि टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, आपके पोर्शन में सिर्फ इतना है कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, और टेम्परेचर और जो जीरो लॉ का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट अपने आप में वो चीज है, अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा तो फिर 1-2 लेक्चर मेरे को उसमें भी वेस्ट वो करने पड़ेंगे अपने, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट आपके उसमें है नहीं बेटा, मैं सिर्फ एक आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब आप आगे की क्लास में जाएंगे तो आप उस चीज को उससे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज जो मैंने एक आपको मर्करी ट्यूब का एग्जांपल दिया है वो दैट इज सफिशिएंट। ओके, क्लियर? ओके सर, यस सर, ठीक है बेटा। अगर ऐसी हम अगर सीबैक इफेक्ट थर्मोकपल वाला पढ़ने लगे तो फिर पूरा हमको हॉट जंक्शन कोल्ड जंक्शन ये बताना पड़ेगा, फिर कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो थर्मोकपल में जैसे क्या होता है, दो डिसिमिलर मेटल होते हैं, उनका एक हॉट जंक्शन, दोनों वायर कनेक्ट की जाती हैं आपस में, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये। इस तरीके से एक टू डिसिमिलर मेटल्स होते हैं, उनका एक यहाँ पर ये हॉट जंक्शन होता है, ये कोल्ड जंक्शन होता है, यहाँ पर एक कनेक्ट किया जाता है, तो क्या होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है यहाँ पर,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोल्ड टेम्परेचर रखते हैं, जो जंक्शन है हमारा इसको बोलते हैं हॉट जंक्शन, जो हाई टेम्परेचर पे रहता है, और कोल्ड जंक्शन जो लो टेम्परेचर पे रहता है। ये क्या है, दो डिसिमिलर मेटल है, जब इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उस ईएमएफ, वो जो ईएमएफ है वो एक्ट करता है एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर। तो जितना उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ओके। सो इस चीज को छोड़िए आप कि टेम्परेचर कैसे मेजर हो रहा है इन सब में। एक एग्जांपल आपको अगर मान लीजिए कभी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पूछता है तो एक जो ये ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर वाला है ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसे आप दे सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। किसी को और डाउट कोई बेटा? किसी को कोई और डाउट? यहां तक क्लियर है सर? यस सर। सो आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने कल डिस्कस कर लिया था, सो दिस इज ओनली आवर रिवीजन। ओके, सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आप लोग भी इस चीज को ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, और हो सकता है तो अपने पास एक कॉपी पेन रखिए और जो जो मैं बता रहा हूँ उस चीज की कैलकुलेशन आप मेरे साथ साथ करेंगे। तो एक पेन और पेपर अपने साथ रख लीजिए। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप एक पेन और पेपर अपने पास रख लीजिए। ठीक है बेटा, रेडी? रेडी? सबके पास है पेन पेपर? मैं पूछूंगा कैलकुलेशन। यस सर। यस सर। ओके, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क ट्रांसफर एट इज एंड हाउ वी डिफाइन वर्क। वर्क कैसे डिफाइन होता है? वर्क इक्वल्स टू F dot force into distance. force into displacement. Okay, F into D. Okay, suppose we have a gas inside a piston cylinder arrangement. Okay, so we have the gas inside the piston cylinder arrangement. Now we are transferring heat to this gas. Now we are transferring heat to this gas. So due to the heat transfer, the pressure of this gas will increase, and to maintain the pressure, its volume will increase. So piston will move upward and the pressure will again constant. Pressure देखिए, जब ये गैस यहां पर थी, जब हमने इनिशियल कंडीशन ली थी, तो अभी तो कोई जो पिस्टन एक बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और दूसरा इस पिस्टन का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो यानी कि जो ये अंदर से जो प्रेशर लग रहा है और जो ये बाहर से प्रेशर लग रहा है, ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए जो पिस्टन है अपनी जगह, एक जगह पर फिक्स है। अगर अंदर का प्रेशर राइज करेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर हम यहाँ पर कोई वेट या कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो पिस्टन फ्रीली ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? इस चीज में कंफ्यूजन? इट मीन अगर यहाँ पर कोई वेट नहीं है या हमने कोई फोर्स नहीं लगाया या हमने रोक के रखा है पिस्टन को, तो जब हीट ट्रांसफर करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिसको कंपनसेट करने के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो क्या हो इंक्रीज, तो प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट हो गया दोबारा से अपने आप ही, और वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर गया। ओके, सो इन दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। जितना प्रेशर पहले यहां पर था अभी भी उतना ही प्रेशर है, क्योंकि वॉल्यूम ने उसको कंपनसेट कर दिया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। मगर वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ? लेट सपोज वॉल्यूम इंक्रीज इज डीवी, डीवी और डेल्टा वी। ठीक है, इसी तरीके से लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, एंड वॉल्यूम को हम और कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम को बताइए कैसे लिख सकते हैं हम? इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिलेंडर इज ए, देन वॉल्यूम इज ए इंटू, बताइए, A into D. A into L, into displacement. A into L. Okay, A into L. So if we are talking about change in volume is delta V. So delta V can be write A into delta L. Clear? ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? टाइप कर दीजिए चैट में। ओके, सो दिस इज द gas and we transfer some heat due to which its volume is increased, and change in volume is delta V, and we can write delta V as A into delta P. Okay, so what we have, हमारे पास क्या था? हमारे पास वर्क था। वर्क कितना था? वर्क इज इक्वल टू
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज जो ये गैस है इनसाइड, इसने F फोर्स लगाया होगा सिस्टम के ऊपर। कितना फोर्स लगाया होगा? F। और उसकी जो चेंज हुआ है लेंथ में वो कितना हुआ है? डेल्टा L। यही हुआ है। यहां तक सही हूं मैं? We are trying to calculate the work transfer during this process. So we have a system, we have state 1, हमारे पास कोई सिस्टम है, उसकी state 1 है। When we transfer heat, its state is changed. So changing of system state from one equilibrium state to another is called process, and we want to find out the work transfer during this process. यहां तक क्लियर? ये चीज किसकी समझ में नहीं आ रही है? कोई डाउट इसमें बेटा? नो सर। हर्ष? ओके नो सर। नो सर। okay. So we have a state, and by the heat transfer its state is changed. So we have done a process and we want to calculate the work done during this process. So suppose the force exerted by the gas is F, and this is the change in the, this is the displacement. Okay, so this is the displacement which is equal to delta L. Okay, so can you tell me what is pressure? P equals to F upon area A। so we can write F is equal to, F को क्या लिख सकते हैं हम? P into A, ये लिखते हैं फोर्स को, this is force and this is delta L. क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? सर डेल वी। डेल्टा V। डेल्टा V. So we have calculated the work which is equal to P delta V, या फिर we can write W is equal to P D. क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। आप नोट कर रहे हैं साथ में जो मैं लिख रहा हूं? आपने साथ भी नोट करते चल रहे हैं? ओके, सो वर्क को हमने क्या लिखा था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हमने क्या लिखा था? प्रेशर इनटू एरिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना था? डेल्टा एल, जो चेंज इन लेंथ हुई थी, जो पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव किया था। और हमने किस क्या प्रेशर को, प्रेशर एरिया को और डेल्टा एल को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा वी। सो वी हैव द वर्क डन, W is equal to P dV. Okay, clear? If we want to calculate the work done, then our process should be reversible. सिर्फ हम, जो हमारी प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होगी तभी हम उसका वर्क डन निकाल सकते हैं। और जो वर्क डन निकालने के लिए जो चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम एक बार में जो हो रहा है, वो डेल्टा वी बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। जो डेल्टा एल है, ये जो लेंथ है, चेंज इन लेंथ जिसकी वजह से हम निकाल रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हम एक छोटे से, जब पिस्टन थोड़ा सा मूव करेगा तो उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं W DW, यानी कि वेरी स्मॉल डिफरेंशिएशन अमाउंट ऑफ वर्क। यहां तक क्लियर हो रहा है? जब प्रोसेस रिवर्सिबल है तभी हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी किसके लिए? छोटी सी पार्ट के लिए, प्रोसेस के लिए। सपोज ये कोई प्रोसेस हो रही है, सिस्टम ने यहां पर था, सिस्टम उसका क्या था? ऐसे था, इस तरीके से चेंज हुई है। इस वाली प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सी भी एक रैंडम प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे? एक छोटे से अमाउंट के लिए वर्क ट्रांसफर निकालेंगे। कितना? DW, वो कितना होगा? P DV। ओके, अगर हमको चाहिए पूरी प्रोसेस में वर्क डन निकालना है तो हम पूरी प्रोसेस में वर्क कैसे निकालेंगे? कैपिटल W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस P DV। क्लियर? 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 एक्चुअली क्या है कि ये मेरा लेक्चर कल था, तो ये सब मैं पहले से नोट करके रख लेता, अपना सेट कर लेता। तो आज एकदम से पहला लेक्चर ही दे दिया, तो ये सब जो है पहले से मैं PPT में मेंशन नहीं कर पाया कि ये चीजें भी डालनी है PPT में। ओके,
दैट इज क्लियर। तो इसको समझने, ऐसे समझने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है माउस से, क्योंकि पैड नहीं है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो, तो ये माउस से लिख रहा हूं मैं, इसलिए लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना? मगर यस सर। वी हैव डन, एक 1 सेकेंड। So we have the work dW is equal to PdV, and if you want to calculate the total amount of work that is transferred, that is transferred during this process, so we have to integrate this. So W is equal to integration of PdV. That is clear? Yes, sir. तो कोई भी अगर प्रोसेस है, कोई भी अगर प्रोसेस है, तो उसमें जो वर्क ट्रांसफर होता है वो कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ PdV. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ PdV. So now let's move to the different processes and let's see what is the work transfer during the different processes. Clear? Clear? Yes, sir. Okay. So what is path? The series of equilibrium through which a system passed during the process. तो जब भी कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है, तो जो भी सीरीज ऑफ स्टेट से पास होते हुए जाता है उसको क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं। और प्रोसेस क्या होती है? जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, दैट इज प्रोसेस। सो बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पाथ फॉलो, बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पाथ फॉलो वी कैन नेम द प्रोसेस। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम? बताइए। Isothermal. Isothermal. If in a process volume remain constant, then Isochoric. isochoric. Very good. If pressure is remain constant, Isobaric. if there is no heat transfer, if there is Adiabatic. Adiabatic process. okay, adiabatic process. Very good. So we have certain processes. First process is isochoric, in which volume remain constant. The second process is isobaric, in which pressure remain constant. The third process is an isothermal process, in which temperature remain constant. And another process is an adiabatic process, in which no heat transfer take place. Okay. This adiabatic process, ध्यान से सुनिएगा, this adiabatic process is also known as isentropic process when this process is reversible. So if adiabatic process, if we write reversible adiabatic process, so we can also write isentropic process. Clear? Isentropic means entropy remain constant, but यहाँ पर अभी आपके समझ में नहीं आया कि एंट्रोपी नहीं पढ़ी है, मगर फिर भी एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर ऐसा हो सकता है कि एकदम से नाम आ जाए isentropic. ओके, सो अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी हम किसको बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस ही है। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस को एक नाम और होता है उसका, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जब ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। So let's take these processes one by one. इन प्रोसेसेस को वन बाय वन लेंगे हम और कैलकुलेट करेंगे वर्क डन कितना हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। इन द आइसोकोरिक प्रोसेस क्या कांस्टेंट रहता है? Volume. वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सो द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। इट मींस जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? चेंज इन वॉल्यूम कितना? जीरो होगा। जैसे हमने कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट माना है, हमने कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट माना है, तो यहां पर अगर हम, ये पिस्टन है और हम यहां पर एक स्टॉपर लगा दें, एक स्टॉपर यहां पर लगा दिया हमने, यानी कि ये पिस्टन को ऊपर नहीं जाने देगा, और एक स्टॉपर यहां पर लगा दिया, ये पिस्टन को कहीं नहीं जाने देगा। तो यानी कि अब ये ना पिस्टन ऊपर जा सकता ना नीचे जा सकता। तो अगर इसके अंदर कोई गैस फिल है, चाहे हम हीट ट्रांसफर करें, कुछ भी करें, हीट सिस्टम ट्रांसफर करें, बट इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पर स्टॉपर लगे हुए हैं, यानी कि इस प्रोसेस में वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सो इफ वी ट्रांसफर हीट, सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी में आ जाएगा, उसका टेम्परेचर बदल जाएगा, कुछ और बदल जाएगा, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाएगा। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस जो हमारा वॉल्यूम था V1 इक्वल्स टू V2, सो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू 0। तो यानी कि चेंज इन वॉल्यूम 0 हो रहा है, कोई भी हमारा वॉल्यूम इसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता या वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, सो दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, एंड आवर इनिशियल स्टेट इज 1 and the final state is 2.
it means process occurring like that. System change its state from 1 to 2, and during this process its pressure increase from 1 bar to 2 bar. तो हमने कोई प्रोसेस करी है जिसमें क्या हो गया है, प्रेशर इंक्रीज किया है 1 बार से 2 बार, मगर जो उसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसे आप लोगों ने एक्स वाई डायग्राम, आपने ग्राफ पेपर यूज किया होगा, ग्राफ पेपर भी यूज किया होगा, आपने ग्राफ भी बनाए होंगे बहुत सारे, ठीक है? तो उसी तरीके से समझिए, इस जो वाई एक्सिस है इसमें क्या दे रखा है मैंने? प्रेशर। और जो एक्स एक्सिस है इसमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम। एंड वी वांट टू ड्रॉ द प्रोसेस ऑन द पीवी डायग्राम। तो हम पीवी डायग्राम में क्या बनाना चाहते हैं? इस प्रोसेस को, आइसोकोरिक प्रोसेस को। तो आइसोकोरिक प्रोसेस कैसे डिफाइन करेंगे पीवी डायग्राम में? तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, तो प्रोसेस इस तरीके से होगी, ठीक है? अगर प्रेशर कम हो रहा है तो प्रोसेस की डायरेक्शन ऐसे होती, और अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो इस तरीके से होगी, बट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो ये चीज आप लोगों को याद रहेगी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो प्रोसेस होती है पीवी डायग्राम में, वो प्रोसेस हमेशा वर्टिकल लाइन होती है ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, परपेंडिकुलर लाइन होती है किस पे? वॉल्यूम एक्सिस पे। तो ये वॉल्यूम एक्सिस है, इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ये वॉल्यूम एक्सिस है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। अब याद रहेगा? याद रहेगा? Okay. So we want to calculate the work transfer. So work transfer for a small change, for a small part, dW is equal to PdV. And if you want to calculate for the whole process, then W is equal to integration of PdV. यहाँ तक clear है? Yes, sir. Okay. So can you tell me what is the work done? Zero. Clear? क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, इट मींस द वर्क डन इज जीरो इन द आइसोकोरिक प्रोसेस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? एक जो टैंक है, उसके अंदर वाटर फिल है, ठीक है? उसको हमने 2000 किलो जूल हीट ट्रांसफर करी है। एक रिजिड टैंक है, क्या है? रिजिड टैंक, जिसको हमने कितना? 2000 किलो जूल हीट ट्रांसफर करी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? फिर से समझिए, क्वेश्चन को समझिए। एक रिजिड टैंक है, क्या कौन सा टैंक है? रिजिड टैंक। रिजिड मतलब फिक्स है चारों तरफ से, रिजिड टैंक है, इसके अंदर वाटर फिल है पूरा, इसको हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं कितनी? 2000 किलो जूल। तो कितना वर्क डन होगा बताइए कोई? सर जीरो होगा। क्यों? रिजिड टैंक है, रिजिड टैंक है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं सकता, है ना? रिजिड टैंक है यानी कि क्या है? ईंटों का बना हुआ, चारों तरफ से फिक्स है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। और कहीं पे भी मैंने ऐसे नहीं बोला कि इसमें वॉल्व लगा है, इसमें वाटर बाहर आ सकता है। तो जब कोई भी सिस्टम किसी को बोल दे अगर रिजिड कंटेनर है ना, तो सच लाइक दैट इन विच, ये एक अपने आप में एक टर्मिनोलॉजी होती है कि आपको पता चल गया है कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और जब भी किसी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन हमेशा जीरो होगा। दैट इज क्लियर? Yes, sir. So let's move to the another process. So this is first we have discussed the isochoric process, and now we are going to discuss isobaric process. So what is the isobaric process? Isobaric process कौन सी process होती है बेटा? जिसमें प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। जिनमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वेरी गुड। सो द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज आइसोबारिक। For the isobaric process, change in pressure is delta P is equal to 0. So in the last example जो हमने पहला वाला जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जिसमें पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो मैंने वहां पे कहा था कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि उसी प्रोसेस की बात हो रही है कि जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो इनिशियल प्रेशर अगर P1 है और फाइनल प्रेशर P2 है, तो P1 इज इक्वल टू P2 होगा। ओके, तो अभी हमने pressure versus volume diagram में in the last slide we have discussed the isocoric process which is vertical. Okay, now we are discussing the isobaric process in which pressure remain constant. तो जो प्रोसेस होगी तो पाथ कैसे फॉलो कर रहा होगा? इन पाथ सीरीज ऑफ स्टेट से पास होते हुए जा रहा होगा सच दैट कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर पूरा कांस्टेंट है। तो अगर मान लीजिए सिस्टम इज चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम 1 to 2, इट्स प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। सो 1 पे प्रेशर कितना था? 2 बार, और 2 पे कितना है? 2 बार, और बीच में भी सब जितनी किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर चेक करेंगे तो 2 बार।
सो सच टाइप ऑफ प्रोसेस जिनमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उनको क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। अब इसको पीवी डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया है, इट इज परपेंडिकुलर ऑन द प्रेशर एक्सिस और पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस। होगा कि नहीं होगा, ऐसी इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर, सही हूं गलत हूं मैं? ओके, ये चीज समझ में आ गया कि आइसोकोरिक प्रोसेस को कैसे डिफाइन करते हैं पीवी डायग्राम में, और आइसोबारिक प्रोसेस को कैसे डिफाइन करते हैं। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी अभी आपकी कैलकुलेशंस होनी है वो सारे के सारी इन्हीं डायग्राम में, और जितने फॉर्मूले आज बताऊंगा उन्हीं पे होनी है। तो इनको आप अच्छे से नोट करेंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल आप कर नहीं पाएंगे सब्जेक्ट के। और 50-50% चांस है कि 50% थ्योरी और 50% न्यूमेरिकल, और 50% थ्योरी करके कभी फुल मार्क्स मतलब 50% मार्क्स आपके आ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो पास होने के भी वो पढ़ सकती है जो न्यूमेरिकल ट्राई नहीं करेगा थर्मोडायनेमिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिफरेंट आगे का जितना प्रोसेस है वो सब इन्हीं पे डिपेंड है, इन्हीं पीवी डायग्राम्स पे। ओके, तो ये हमने समझा कि जो आइसोबारिक प्रोसेस होती है उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक अ स्ट्रेट लाइन which is perpendicular to the pressure axis and parallel to the volume axis. Okay, so in the process the volume is changing from 1 meter cube to 3 meter cube, but the pressure remain constant. तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ है बट जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रही है। Okay, so what is the work transfer? Work transfer is delta W, dW is equal to PdV. dW is equal to PdV. And if you want to calculate for the whole process, then W is equal to integration of PdV. Clear? Now, Yes, sir. we have to integrate this PdV for the 1 to 2. So हमको इसको इंटीग्रेट करना है किसके लिए, 1 से 2 के लिए। तो लिमिट क्या हो जाएगी, यहां पर 1 यहां पर 2। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यानी कि यहां पर कितना है 1 और यहां पर 2, क्योंकि हमने जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज वही रहता है, सेम, कोई चेंज होता है? अगर आप किसी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो चेंज होता है। आदित्य सिंह, आदित्य, यस सर, यस सर। अगर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है? अगर मान लीजिए वही जो वेरिएबल होता है वही आ जाता है। वेरिएबल कहाँ है, वो तो कांस्टेंट ही है। अरे कांस्टेंट सर, जो कांस्टेंट है मींस जो डीवी है वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 10 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा ना। 10x. हाँ, 10 ही है। और अगर सर 10 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0. ये यहाँ पर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्रोसेस में जो प्रेशर जो है चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो देन वी टेक पी आउटसाइड। तो हमारे पास क्या बचा, पी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। किस किस के बीच में, स्टेट 1 एंड 2 के बीच में। तो इसका डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हम लिमिट रख देंगे v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, सो w इज इक्वल टू p इंटू v2 माइनस v1। दिस इज द वर्क डन in a process which is isobaric. Clear? तो आइसोकोरिक में वर्क डन कितना था, आइसोकोरिक में वर्क डन कितना था, 0। और आइसोबारिक में वर्क डन कितना होगा, P डेल्टा V, यानी कि P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। डायरेक्टली हम डायरेक्टली क्या रखते हैं, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है तो हमको इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं है। आप आज के बाद अगर कोई प्रोसेस आपको आइसोबारिक मिले तो उसका अगर सीधा आपको वॉल्यूम पता है कि 2 मीटर से 1 मीटर क्यूब हो रहा है और प्रेशर 2 है, तो इसमें इस प्रोसेस के लिए आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट कीजिए जरा, वर्क डन कितना आ रहा होगा, कितना वर्क डन हुआ होगा इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ होगा, कैलकुलेट कीजिए, बताइए जल्दी। आपके पास प्रेशर की वैल्यू है, प्रेशर कितना है, 2 जूल. 2 2 जूल वर्क. 2 बार, 2 आएगा, 2 आएगा। ओके सर 2 जूल आएगा, 2 जूल आएगा। देखो अब ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपने 11th जब क्लास में होंगे तो आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ी होगी, है ना, पढ़ी है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अच्छा, बार क्या होता है, बार कितना होता है, एक बार कितना होता है, 1 बार इज इक्वल टू 1 बार इक्वल्स टू 1 बार इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, 10 to the power 5 पास्कल। 10 to the power 5 पास्कल। ओके, पास्कल, पास्कल, पास्कल मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आदित्य, ये बेटा साउंड आपके पीछे बज रही है। ओके,
सो 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब निकालिए वर्क डन निकालिए। तो यानी कि ये 2 बार है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2 बार के लिए 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे कैलकुलेट कीजिए आकाश गोयल। यस सर करो बेटा फटाफट, बताओ कितना हो रहा है। कर रहे हैं सर। 2 into 10 W power equals 5 2 2 into 10 into power 5 Newton per meter per 2 into 10 Newton per power meter 5 square Newton meter. meter square 5 और चेंज इन वॉल्यूम कितना है सर 1 1 मीटर क्यूब। ठीक है, यस सर आंसर कितना आ गया वर्क डन? 2 into 10 power 5 Newton meter. 5 Newton न्यूटन मीटर आएगा सर। 2 into 10 power 5 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है? न्यूटन मीटर क्या होता है? अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। Yes. डिस्प्लेसमेंट की न्यूटन, न्यूटन। तो क्या होती है न्यूटन मीटर क्या होता है? फोर्स सर जूल। the work प्रेशर। वर्क। जूल क्या होता है? जूल। जूल। ओके, सो आवर आंसर इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। या फिर हम बोल सकते हैं 2, अगर हम इसको 10 टू द पावर 3 लिखें और 2 उसको यहां भेज दे तो हम क्या बोल सकते हैं? 200 किलो जूल। नहीं बोल सकते? यस सर। बोल सकते हैं सर। Okay, so beta, if you are doing the numerical of any subject, try to balance the unit first. जो आपकी यूनिट दे रखी है उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए पहले। आपने सीधे सीधे आंसर बोल दिया कि सर 2 आ रहा है, 2 जूल आ रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 लाख जूल और 2 जूल में अंतर है ना। योर फर्स्ट आंसर इज 2 जूल, ओके, और एक्चुअल आंसर क्या है? 2 लाख जूल। तो कितना डिफरेंस है आंसर में? तो आप तो कहेंगे नहीं सर हमारा आंसर सही है, कैलकुलेशन एकदम सही है, बट डिफरेंस देखिए कितने टाइम्स का डिफरेंस है, 2 जूल एंड 2 लाख जूल्स में। क्लियर? तो ये जो एक कॉमन मिस्टेक है ये हमेशा न्यूमेरिकल्स में होती है, इसको आप अवॉइड करेंगे। क्लियर? यहां तक क्लियर हूं मैं? यहां तक सब कुछ समझ में हाँ आया जी आपके? सर। ओके यस सर। ओके, वेरी गुड। So let's move further to the another process, which is isothermal process. So what is isothermal process? What is Temperature isothermal? should be constant. टेम्परेचर कांस्टेंट। Okay, so process in which temperature remain constant is known as, sorry, isothermal लिखा हुआ है, it's my mistake. So that is isothermal process. तो जो भी प्रोसेस क्या होगी जिसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहेगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सो इट मींस द टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। सो इफ वी हैव अ गैस इन अ कंटेनर and we are doing some process, work transfer, heat transfer, anything, then the temperature is reading T1 equals to T2. Okay, suppose we have a gas inside a piston cylinder arrangement. Okay, so its initial temperature is T1 and final temperature is T2. So T1 equals to T2. जो T1 की वैल्यू होगी वही T2 की वैल्यू होगी, और ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस जो टेम्परेचर है हमारा वो कांस्टेंट रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, तभी हम प्रोसेस को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस है। इफ दिस गैस, इफ यू कंसीडर दिस गैस एज अ आइडियल गैस, तो हम वी कैन अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV equals to NRT NRT. NRT. Okay, so we can write for a constant isothermal process, for a isothermal process we can write for state 1. स्टेट 1 के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा हम? मान लीजिए वहां पर प्रेशर कितना था? P1, वॉल्यूम कितना था? V1 इक्वल्स टू N R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर कितना था? T1. Similarly, we can write for the final state, which is state 2, P2 V2 equals to N R T2. So this value N
एंड आर इज कांस्टेंट, ये तो दोनों में सेम है, और T1 इज इक्वल टू T2 है। सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम द फॉर द प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, बताइए कोई। P1 V1 equals to P2 V2. V1 equal to P2. Okay, very good. It means for the isothermal process, we can write the relation P1 V1 equals to P2 V2. Very good. यहाँ तक clear? कोई doubt? No, sir. Okay, very good. So, बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, इसका भी खुला है। Okay. Okay, so we can write P1 V1 equals to P2 V2, which is equal to constant. तो P1 V1 जो है वो किसके बराबर है, P2 V2 के, और वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के। ओके, तो दिस कांस्टेंट इज अगेन इक्वल टू nRT1 या फिर nRT2, यही होगा कांस्टेंट C की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? nRT1 या फिर nRT2। ओके, क्लियर, यहां तक कोई डाउट? So we want to represent the isothermal process on the PV diagram. किस डायग्राम पे? PV डायग्राम पे। So we want to represent our process, isothermal process on PV diagram. तो अभी तक तो बहुत ज्यादा इजी था, आइदर वॉल्यूम कांस्टेंट था या फिर प्रेशर कांस्टेंट था। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट था तो हम इजीली हम बताते रहते वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन कर दो, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इस तरह से लाइन बना दो। तो ये सारी लाइनें प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर लाइन की हैं, और इसी तरीके से ये वाली लाइनें सारी कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन की हैं। बट इस टाइम हमारे पास जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। सो आइसोथर्मल प्रोसेस आप पीवी डायग्राम में इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कांस्टेंट जा रहा है। ये पॉइंट समझ में आया मेरा कि जो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस थी उसको आपने इजीली रिप्रेजेंट कर दिया ऑन पीवी डायग्राम, और इसी तरीके से जो आइसोकोरिक प्रोसेस थी वो भी इजीली रिप्रेजेंट हो गई ऑन पीवी डायग्राम। बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन द पीवी डायग्राम इज नॉट इजी, कि हमको सीधे सीधे पता नहीं चल रहा कि कहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। डाउट है इस चीज में? सही है, सही बोल रहा हूं? सीधे सीधे पता नहीं चल रहा, या किसी को पता चल रहा है कैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? No, sir. Okay. So this is the curve which represent the isothermal process in the PV diagram. So it is इस कर्व को बोलते हैं हाइपर रेक्टेंगल है आई थिंक, ठीक है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सही। ओके, वेरी गुड। किसने बताया है? किसने बताया? ईशान, आपने बताया? जी सर। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो जब भी हम इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर इज केप्ट ऑन चेंजिंग एंड वॉल्यूम इज आल्सो केप्ट ऑन चेंजिंग। तो आप देखेंगे जब आप 1 पे थे तो प्रेशर की रीडिंग कितनी थी? 2 बार, और वॉल्यूम की रीडिंग कितनी थी? 1 बार। बट जैसे ही आपकी प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ी तो प्रेशर की वैल्यू कम हो गई 2 बार से, और वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ गई 1 मीटर क्यूब से। तो इस एंटायर प्रोसेस में प्रेशर भी चेंज होने में लगा, वॉल्यूम भी चेंज होने में लगा, बट क्या कांस्टेंट रह रहा है? टेम्परेचर। ओके, क्लियर सर? एक बार और सर, एक बार और। क्या, कहां से बेटा? सर ये PV डायग्राम। ओके, सो इन द आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो हम सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन खींच देते थे इस तरीके से, और जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट था तो हम इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच देते थे। हम कहते थे कि ये आइसोकोरिक है और ये आइसोबारिक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो हमको सीधे सीधे पता चल रहा है कि भैया प्रेशर एक्सिस पे वर्टिकल होगा, है ना, प्रेशर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो परपेंडिकुलर होगा किसके? वॉल्यूम एक्सिस के। बट आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर वॉल्यूम, ये ग्राफ जो है ये प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस के बीच में है। तो जब हमको जब बताना होता है कि प्रोसेस दिखानी होती है कि हम प्रोसेस दिखा रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर की प्रोसेस दिखा रहे हैं, तो वो प्रोसेस इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे प्रोसेस हो रही है तो यहां पर प्रेशर कुछ था P1 V1, मगर जैसे ही आगे बढ़ेगा तो कुछ और प्रेशर हो जाएगा, आगे बढ़ेगा तो कुछ और प्रेशर, कुछ और वॉल्यूम। जैसे हम यहाँ पर फाइनल पहुंच गए तो प्रेशर कितना हो गया? 1 बार, और मगर वॉल्यूम कितना हो गया? 2 बार। तो इसी तरीके से प्रेशर वॉल्यूम बदलते रहता है, बट हर पॉइंट पे क्या होगा? जो प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई होगा वो कांस्टेंट होगा C के।
जैसे यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई क्या है, 2 बार प्रेशर 1 बार ये, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ पर भी अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। तो सिमिलरली इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में जहां पर भी प्रेशर वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई होगा वो कांस्टेंट होगा। इट मींस जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट चल रहा है। क्लियर अनुज? जी क्लियर? सर। ओके जी ओके। सो वी वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस, एंड द वर्क डन इज dW equals to PdV. dW equals to PdV. And now we want to calculate for the whole process. So total work transfer is W is equal to integration of P delta V. Integration of P delta V. अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, क्योंकि जो प्रेशर है वो भी वो तो वेरी कर रहा है, वो भी वेरी कर रहा है, और जो वॉल्यूम है वो तो वेरी कर ही रहा है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो ये आपका P है, ये P है, इसको अगर हम राइट कर लें एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, अगर प्रेशर को हम राइट कर ले एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर भैया इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी चीज का और यहाँ पर dx है, तो अगर यहाँ पर y लिखा तो आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो आपको यहाँ पर भी x की टर्म में चाहिए होगा ना, तभी तो आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। इसी तरीके से यहाँ पर p लिखा हुआ है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है आपको, तो ये जो p है अगर ये इन टर्म्स ऑफ v मिल जाए आपको, तो आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये P1 V1 is equal to P2 V2 equals to constant, so we can write PV is equal to constant। हम लिख सकते हैं PV is equal to constant, यानी कि PV is equal to constant for which process? Isothermal process, constant। okay, just wait a minute। तो ये क्या हो गया? PV is equal to constant। So from there we can find the value of P in terms of V। So P equals to C by V। Now put this value here, and you will get W equals to integration 1 से 2 C by V dV। Okay, now you can do the integration। आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। यस सर। करिए फिर, अब क्या मेरा वेट क्यों कर रहे हैं, करिए इंटीग्रेशन, बताइए मुझे क्या आ रहा है। सी लॉग वी। सी लॉग वी। सर C log V। सी लॉग वी, तो अब उसमें लिमिट भी तो रखिए। सर Limit C one, log log 2 minus delta V। log 1। C log V1 न log V2 माइनस log V1, और इसको हम क्या लिखते हैं? C log V2 बाय लॉग डेल्टा V1 वी। एंड log डेल्टा V ऐसे लिखते हैं। मैथ्स नहीं, नो सर। मैथ्स भी पढ़ानी पड़ेगी। हाँ, इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो ये लिख सकते हैं, क्या आएगा? यस सर। क्या आएगा? C तो कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ln नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस ln माइनस ln ऑफ V1, और ln V2 माइनस V1 को हम क्या लिखते हैं? ln V2 बाय V1। होता है ना मैथ्स में ऐसा? यस सर। Okay, so now we have the value W is equal to C ln V2 by V1। okay, that is clear। Now we can put the value of what? C की वैल्यू कितनी होगी बताइए? C की वैल्यू P1 V1 2.303। NRT या फिर P1 V1 या फिर P2 V2। okay, so work done in the isothermal process can be written like that: P1 V1 ln V2 by V1, या फिर equal to, ये जो P1 V1 की वैल्यू है वही P2 V2 की वैल्यू भी है, तो we can also write P2 V2 into ln V2 by V1। we can also write, हम और क्या लिख सकते हैं? सर RT1 NRT1 साथ में क्या? ln V2 by
V1। और क्या लिख सकते हैं? NRT2 NR natural log T2 V2 upon V1. natural log ln V2 by V1। Clear? What is the work Yes, done? sir. What is the work done in the isochoric process? What is the work done in the Zero. isochoric process? Zero. Zero। Zero. Zero. इतना टाइम क्यों लग रहा है? What is the work done in the isobaric process? P P delta into V. delta V2 V. minus V1. P delta V, P V2 minus V1, P V2 minus V1। समझ में आ रहा है? P equals to Yes, sir. W is equal to P into V2 minus V1 for isobaric. For the isothermal process, what is the work done? P1 V1 C L log V2 minus V1। बेटा C नहीं बोलेंगे अब, जो फॉर्मूला है वो ये है। C आपको कैसे पता चलेगा C क्या है? आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो, इधर आप ये वाली टर्म C के लिए यूज करोगे, या तो ये वाली यूज करोगे, या तो ये यूज करोगे, या तो ये यूज करोगे। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है इस पर डिपेंड करता है कि आप वर्क डन कैसे निकालते हैं। अगर वर्क डन में आपको P1 V1 इनिशियल वैल्यू दे रखी है तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कीजिए। अगर आपको फाइनल वैल्यू दे रखी है तो ये वैल्यू यूज कीजिए। अगर आपको प्रेशर की वैल्यू नहीं दे रखी है, सिर्फ टेम्परेचर की दे रखी है, तो आप ये वाला यूज कीजिए। क्लियर? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास 4 फॉर्मूले आ गए, मगर इन चारों फॉर्मूलों से सेम वैल्यू निकलेगी। P1 V1 ln V2 by V1, या फिर P2 V2 ln V2 by V1, या फिर आप यूज कीजिए nRT1 ln V2 by V1, या फिर nRT2 ln V2 by V1। दैट इज क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. So we have calculated the work done for the 3 processes: isochoric, isobaric, and isothermal. Now we are moved to the another process, that is adiabatic process. So what is the adiabatic process? Adiabatic process is the process, यहाँ पे मैंने इसको isentropic लिख दिया, okay, but this is reversible adiabatic, it means it's a adiabatic process. तो आज का टाइम वैसे हो गया है, इस चीज को यहीं पे रोक दें कि इसको कंप्लीट करूं? बताइए क्या चाहते हैं आप? थोड़ा सा और मूव करें या Sir, next class. नेक्स्ट सर क्लास है? इतना ही बहुत है सर, ये अगले के लिए रखते हैं। ठीक है बेटा, इसका मैं नाम भी आइडियाबेटिक कर दूंगा, क्योंकि ये सीनियर क्लास के लिए कभी बनाई थी पीपीटी, तो उसमें ये आइडियाबेटिक रखा था। मगर आप लोगों को अभी आइडियाबेटिक नहीं, आइसेंट्रोपिक समझने में टाइम लगेगा। ठीक है बेटा, अभी तक कोई और डाउट इस लेक्चर में, जीरोथ लॉ में, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में, या फिर वर्क डन जो हमने निकाला है? नो सर। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। In that class we will clear more on this topic. Okay, so thank you। एक क्विज भेज रहा हूँ बेटा, वो क्विज आप अटेंड कर लीजिए। ओके, अभी एक दो मिनट लगेगा क्विज बनाने में मुझे, मैं क्विज भेज रहा हूँ, उसको आप कर लीजिए। और कोई डाउट बेटा किसी को? No, sir. No, sir. ओके बेटा, you can leave the class। Thank you, Thank sir. you, thank you, ओके, थैंक यू सर। thank you बेटा। सर क्विज का क्या होगा? सर हाँ, क्विज क्विज करना है बेटा, क्विज करना है। अभी आ रहा है, 2 मिनट में आ रहा है, बस मैं अपलोड कर रहा हूँ। ओके,
हर्ष 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 यस सर। मिल गया? क्विज क्विज आ गया? सर अभी नहीं आया। आ गया होगा बेटा। अब आया देखिए सर, आ गया आ गया आ गया। आ गया, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। अभिषेक अभिषेक